हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। आज के सेशन में आप लोग को सिखाऊंगा कि नर्सिंग डायग्नोसिस किसी भी डिजीज़ की हम कैसे बनाएंगे। हम देखेंगे पहले डायग्नोसिस क्या होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसको बनाने के लिए किस किस चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है। It is a clinical judgment concerning human response to health conditions or like processes or vulnerability to that response by an individual, family, group or community। हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस एक हमारा जजमेंट होता है, क्लिनिकल जजमेंट जो हम बनाते हैं पेशेंट की हेल्थ कंडीशंस के रिगार्डिंग और उसके रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग, जो उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है उसके खिलाफ उसका जो रिस्पॉन्स आया उसके लिए। ठीक है, कंपोनेंट हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला प्रॉब्लम, दूसरा ईटियोलॉजी, तीसरा साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग। मतलब प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पेशेंट की बॉडी में, नॉर्मल फंक्शनिंग में जो ऑल्ट्रेशंस आए हैं, पहला। दूसरा ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी को हम नर्सिंग डायग्नोसिस में रिलेटेड टू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ये कॉज जिसकी वजह से प्रॉब्लम अकर हुई है। ईटियोलॉजी वो कॉज होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अकर हुई है। ठीक, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स को हम लिखते हैं एज एविडेंस बाय के फॉर्म में। ठीक है, साइन सिम्टम्स का मतलब होता है चेंजेस विच शोज प्रॉब्लम हैज अकर्ड। साइन सिम्टम मतलब होता है ये वो चेंजेस होते हैं बॉडी में जो शो करते हैं कि कोई प्रॉब्लम बॉडी में अकर हुई है। ठीक है, मतलब कि हम एक प्रॉब्लम होगी जो किसी एक कॉज की वजह से आकर हुई है और हमें कुछ चेंजेस बॉडी में आएंगे जो बताएंगे कि पेशेंट की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आकर हुई है। ठीक, ये हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस होगी। हम कॉज को रिलेटेड टू के फॉर्म में बताएंगे कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू है किसी एक कॉज से, वो कॉज एविडेंस हो रहा है कुछ चेंजेस। ठीक, जैसे हम लिखा हुआ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईटियोलॉजी एज एविडेंस बाय साइन एंड सिम्टम्स। प्रॉब्लम अकर हुई जो कि रिलेटेड है ईटियोलॉजी, मतलब जिस कॉज से प्रॉब्लम अकर हुई है, और एज एविडेंस बाय मतलब हमको कहाँ से पता चला, साइन एंड सिम्टम्स से हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम अकर हुई है। ठीक है, नंदा डायग्नोसिस। हमारा नंदा डायग्नोसिस वो बेसिस होता है जो हमें बताता है कि हमें इस सिस्टम में अगर ये चेंजेस आए हैं तो हमारी ये नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी। मतलब जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को किस फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। ठीक, पहला हमारा आएगा इंजेक्शन। मतलब इंजेक्शन से रिलेटेड जो जो डायग्नोसिस बनेगी उन वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ये हम तब लिखेंगे जब पेशेंट जो है नॉर्मल फूड ईट नहीं कर पा रहा है, फूड उसका इम्बैलेंस हो रहा है, उसे वीकनेस हो रही है, तो उस फॉर्म में हम लिखेंगे। इम्पेयर्ड स्वालोइंग, जब पेशेंट स्वालो नहीं कर पा रहे, जैसे कि ओरल कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनका जो स्वालोइंग प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए उनके में आ सकता है इम्पेयर्ड स्वालोइंग। इनफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि जो बच्चे इमैच्योर होते हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल नहीं हो पाती, उनमें हम बना सकते हैं। इनफेक्टिव इन्फेंट फीडिंग पैटर्न, मतलब कि जैसे बच्चों को अगर डेली 4 टाइम्स देना है लेकिन हम उन्हें डेली 4 टाइम नहीं ब्रेस्ट फीड करा पा रहे हैं, ये भी एक इम्पेयरमेंट है। ठीक, रिस्क फॉर ओवरवेट, ये भी हमारा एक ये हमारा रिस्क वाली नर्सिंग डायग्नोसिस है। ठीक है, अगला हमारा हाइड्रेशन से रिलेटेड डायग्नोसिस। पहला हमारा आएगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ये हमारा मतलब जब पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड का एक्सेस हो जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ये हमारे डिहाइड्रेशन की कंडीशन में मेनली जब होता है। इम्पेयर्ड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी हाइड्रेशन से रिलेटेड। अगला आएगा यूरिनरी एलिमिनेशन। इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, रिस्क फॉर यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, यूरिनरी रिटेंशन। हमारा अब हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन से रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस। पहला हमारा बनेगा कॉन्स्टिपेशन, अगला आएगा रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसफंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। डिसफंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी का मतलब है कि हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम में जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट है, हमारे पेस्टालसिस मूवमेंट है, जो वो डिस्टर्ब हो जाता है।
रिस्क फॉर डिसफंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, बावल इंकॉन्टिनेंस। बावल इंकॉन्टिनेंस का मतलब है पेशेंट को अपने बावल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं होता है, वो इंकॉन्टिनेंस हो जाता है, ठीक है। हमारा स्लीप एंड रेस्ट से रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा इंसोम्निया, जब पेशेंट को नींद नहीं आती है। स्लीप डिप्राइवेशन, जब पेशेंट की जो नींद है नॉर्मल से कम है, जैसे पहले पेशेंट 8 आवर्स स्लीप लेता था लेकिन अब वो 4 आवर्स, 3 आवर, 2 आवर्स ऐसे ले रहा है, ठीक है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, मतलब पेशेंट का अब जो स्लीप पैटर्न है डिस्टर्ब हो गया, जैसे कि पहले पेशेंट था नाइट में 10 o'clock सो जाता था, मॉर्निंग में 6 o'clock उठ जाता था, लेकिन अब जैसे हो गया है पेशेंट नाइट में 11 o'clock सो रहा है, फिर 1 o'clock पे उठ रहा है, फिर 2 o'clock पे सो रहा है, फिर 5 o'clock पे उठता है, इस तरीके से, ठीक है। अगला हमारा एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में पहला आएगा इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, जब पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली नहीं कर पाएगा। इम्पेयर्ड सिटिंग, इम्पेयर्ड स्टैंडिंग, इम्पेयर्ड वॉकिंग, ये हमारी डायग्नोसिस होगी एक्टिविटी एक्सरसाइज से रिलेटेड। कार्डियोवास्कुलर या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में हमारा आएगा एक्टिविटी इंटॉलरेंस, जब पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहा है, उन्हें टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, मतलब कि पहले के जैसा ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, पेशेंट का कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। हम नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे सेल्फ केयर के बारे में। पहली हमारी बनेगी सेल्फ केयर डेफिसिट, इसका मतलब जब पेशेंट खुद की केयर नहीं कर पाता है तब। इम्पेयर्ड सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, ठीक है। हमारी ये वो नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम प्रॉब्लम, नर्सिंग डायग्नोसिस में जो हम प्रॉब्लम वाला पार्ट होता है ये वहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। अगला है बॉडी इमेज से रिलेटेड, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। इन्फेक्शन से रिलेटेड हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। फिजिकल इंजरी से रिलेटेड हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस में आएगा इनएफेक्टिव एयर वे क्लियरेंस, रिस्क फॉर एस्पिरेशन, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, रिस्क फॉर ब्लीडिंग। ये हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस फिजिकल इंजरी से रिलेटेड हो गई। अगला हमारा थर्मो रेगुलेशन से रिलेटेड में आएगा हाइपरथर्मिया, जब फीवर होगा पेशेंट को। हाइपोथर्मिया, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है बॉडी का। रिस्क फॉर हाइपोथर्मिया और रिस्क फॉर हाइपरथर्मिया हमारा दो होंगे। इनएफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन, रिस्क फॉर इनएफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। अगला फिजिकल कंफर्ट से रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में हमारा आएगा इम्पेयर्ड कंफर्ट, एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, लेबर पेन, ठीक है। अब हम ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि हम नर्सिंग डायग्नोसिस किसी डिजीज़ की अगर हमें मिलती है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट जगत नारायण 34 ईयर मेल डायग्नोस्ड विद रीनल कैल्कुलाई। हम देखेंगे एक पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है, वो 34 ईयर ओल्ड है, मेल है। उसको डायग्नोज जब किया गया, जब उसकी सीटी एमआरआई स्कैन किए गए डायग्नोसिस, तो उसमें हमें मिला कि उसे रीनल कैल्कुलाई, मतलब उसे किडनी में स्टोन है, ठीक। अब उसकी किडनी में स्टोन है। अब हम ये देखेंगे उसकी किडनी में स्टोन, तो हम ये देखेंगे डिजीज कंडीशन की साइन सिम्टम्स क्या क्या है, मतलब वो डिजीज का साइन सिम्टम्स क्या क्या है, मतलब पेशेंट को क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पेन हो रहा है, उन साइन सिम्टम्स को देख के हम उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब जिस पेशेंट को रीनल कैल्कुलाई है, स्टोन है किडनी में, उसको पेन होगा ही, हमारी पहली डायग्नोसिस हो गई। क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू स्टोन्स ऑफ किडनी एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था हमारे 3 पार्ट होते हैं। प्रॉब्लम, हमारा क्रॉनिक पेन जो है वो प्रॉब्लम हो गया। रिलेटेड टू कॉज, किसकी वजह से पेन हो रहा है, हमारा स्टोन्स जो किडनी में है उनकी वजह से पेन हो रहा है। और एविडेंस बाई, प्रूफ क्या है, मतलब किससे हमें पता चला कि पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट वर्बलाइजेशन, पेशेंट ने खुद से मुंह से बताया कि उसे पेन हो रहा है, ठीक। पहली डायग्नोसिस हो गई। दूसरी डायग्नोसिस, जब पेशेंट को रीनल कैल्कुलाई है, स्टोन है किडनी में, तो मतलब उसे लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब उसे भूख भी नहीं लग रही ढंग से, ठीक। तो हमारी दूसरी डायग्नोसिस होगी, जब पेशेंट को भूख नहीं लग रही है तो उसे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया, उसका जो न्यूट्रिशन है बॉडी का वो इम्बैलेंस। तो हमारी सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस रिलेटेड टू नोजिया एंड वॉमिटिंग एज एविडेंस बाय वेट लॉस, ठीक। तीसरी डायग्नोसिस, impaired urinary elimination related to obstruction as evidenced by oliguria,
हमारी डायग्नोसिस का मतलब ये, अब पेशेंट को जिसकी किडनी में स्टोन है उसको प्रॉपर यूरिन जो है वो उसकी किडनी से उसके ब्लैडर में नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका यूरेथ्रा ब्लॉक होगा। तो जब हमारी तीसरी डायग्नोसिस इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन, हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हमारा जो रीनल सिस्टम है, तो इसलिए हमारा यूरिन जा नहीं पा रहा। वो एविडेंस कैसे हुआ? ओलिगोरिया, मतलब पेशेंट को 100 ml से लेस डेली यूरिन पास आउट हो रहा है। ठीक। चौथा हमारा आएगा रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू वॉमिटिंग। यहाँ पे पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, रिस्क है उसका क्योंकि उससे वॉमिटिंग हो रही। बार बार वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट में बॉडी में फ्लूइड का डेफिसिट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है। फिफ्थ डायग्नोसिस आएगी नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चन। किसी भी डिजीज का अगर कभी भी हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना हो, हमें उसका साइन एंड सिम्टम्स देखना है कि उस डिजीज में क्या क्या साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको देख के हम उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं इजीली। जैसे कि हमने देखा रीनल कैल्कुलाई था, पेशेंट को पेन हो रहा था, पहली डायग्नोसिस बना दी। उसको वीकनेस होगी, इम्पेयर्ड वॉमिटिंग होगी बार बार, उस तरह से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया। उसका रीनल सिस्टम ब्लॉक है इसलिए यूरिनरी एलिमिनेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद उसे वॉमिटिंग हो रही, उसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का रिस्क है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने का रिस्क है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का रिस्क है। ठीक है। आज हमने पूरी सेशन में डिस्कस किया कि हम किसी भी डिजीज कंडीशन का नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।